हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो री एग्जाम होने वाले हैं उसके फुल मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस नंबर सेट है वो 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज की जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो कितना है, 3 है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लास में आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन सिलेबस बेस्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मिले हुए हैं इसमें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और टारगेट रखेंगे कितना, 70+ नंबर की, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग पे क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग भी देते चलेंगे और बताइएगा लास्ट में कमेंट में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। यदि 70 नंबर आपके आ रहे हैं या 70 से अधिक आ रहे हैं तो समझिए कि लगभग सेफ जोन में है आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है ये बताना है। तो तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत में कहाँ है, तो असम में यह बहती है और असम में डिब्रूगढ़, ठीक है ना, डिब्रूगढ़ जो शहर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है ना। चलिए, गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है ना। गंगा नदी जिसकी लंबाई टोटल कितना है, तो इसकी टोटल लंबाई है 2510 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। और गंगा का उपनाम जो है वो पद्मा नाम से भी जानते हैं, जो कि बांग्लादेश में बोला जाता है, क्या पद्मा बोलते हैं, ठीक है ना। गंगा नदी के किनारे कुछ जो शहर है वो स्थित है, जैसे कि हो गया आपका पटना हो गया, ठीक है ना, वाराणसी, प्रयागराज, ठीक है ना, प्रयागराज, ये सभी शहर जो है वो किसके किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था ये बताना, ठीक है ना। यानी कि हैदराबाद का पुराना नाम क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि भाग्यनगर के नाम से पहले हैदराबाद को जाना जाता था, ठीक है ना। हैदराबाद जो कि वर्तमान में यह राजधानी का इसका है, तो तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है ना। तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान में कौन, हैदराबाद। वहीं आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो अमरावती है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अमरावती, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हैदराबाद जो कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे, कौन सी नदी, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जानते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम याद रखिएगा, कोलेरू झील, ठीक है ना, कोलेरू झील जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है ये बताना है। तो कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ठीक है ना, शिमला ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है, इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद, ठीक है ना, मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है ये बताना है। तो मचकुंद बिजली परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कोरापुट, ठीक है ना। कोरापुट जो कि जिला का नाम है, यहाँ स्थित है कौन, मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है, ठीक है ना। चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो मचकुंद बिजली परियोजना जो कि ओडिशा का और आंध्र प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। किसका है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और यह मचकुंद नदी पर है। कौन सी नदी पर है, तो मचकुंद नदी पर है, कोरापुट जिले में पड़ता है, जो कि आंध्र प्रदेश में कोरापुट जिला है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि भारत के दक्षिणी तथा उत्तरी भागों को अलग करती है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि सतपुरा पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। सतपुरा पर्वत श्रेणी जो कि भारत को दक्षिण और उत्तरी भागों में क्या करता है, अलग अलग करती है, यानी कि मान के चले कि बीचों बीच से वो गुजरती है, ठीक है ना। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे नीलगिरी पर्वत है जिसके सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है, दोदा बेटा है, ठीक है ना। सतपुरा पर्वत है, सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है क्या, धूपगढ़ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जिसमें सबसे ऊंची जगह है जो कि अमरकंटक जगह है, ठीक, कौन है, अमरकंटक,
ठीक है ना। अमरकंटक जगह है जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जगह है। अरावली पर्वत जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है तार यानी कि टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था ये बताना, ठीक है ना। तो तार कोड का आविष्कार किसने किया था ये बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि SF है बी मोर्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, SF बी मोर्स के द्वारा किया गया था। जी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था, ठीक है ना। तो रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा, जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था, तो इसे भी ध्यान में रखेगा, ठीक है ना। एडिसन के द्वारा किया गया था, तो बल्ब का आविष्कार, किसका आविष्कार, तो बल्ब का आविष्कार किया गया था एडिसन के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन सा स्थल, ठीक है ना, इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है ये बताना, ठीक है ना। तो जैन गुफा के लिए इनमें से कौन सा जो स्थल है वो फेमस है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि खंडगिरी, ठीक है ना। खंडगिरी जो कि जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है और इसमें टोटल 15 गुफा है, ठीक है ना। टोटल कितने, 15 गुफे हैं जो कि फेमस है, ठीक है ना। और कहाँ यह खंडगिरी की गुफा, तो यह उड़ीसा में प्रसिद्ध है, यानी कि उड़ीसा में यह देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एलोरा की गुफा जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इनमें से कौन सा स्थल अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए इनमें से कौन सा प्रसिद्ध है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यानी कि तलचर। तलचर जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि भुवनेश्वर में स्थित है क्या, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है ना। पूरी जहाँ पर क्या है, कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर, ठीक है ना। कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में ही है, जो कि पूरी जगह में स्थित है, ठीक है ना, कोणार्क मंदिर, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, और भुवनेश्वर में एक मंदिर है जिसका प्रसिद्ध नाम है लिंगराज मंदिर, ठीक है ना, लिंगराज मंदिर, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है ये बताना है। तो इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो कि सबसे अधिक है क्या उपजता है, तो कपास उत्पादक स्टेट है, ठीक है ना। कपास उपजने वाले जो कपास की उपजाऊ मिट्टी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, ठीक है ना। रेगुर मिट्टी जिसे काली मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी भी से बोलते हैं, ठीक है ना। तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी जो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसलिए सबसे अधिक जो कपास है वो कहाँ उपजते हैं, तो महाराष्ट्र में उपजते हैं, ठीक है ना, यानी कि उत्पादन होते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, ठीक है ना। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा, ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी ये बताना है, ठीक है ना। प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि फातिमा बीबी, ठीक है ना। फातिमा बीबी जो कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। कौन, एम फातिमा बीबी बनी थी, ठीक है ना। किरण बेदी जो कि क्या बनी थी, प्रथम महिला IPS बनी थी, ठीक है ना। प्रथम महिला IPS कौन बनी, तो किरण बेदी, तो इसे भी ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना, 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोल रहा है भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। तो भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि 1853 ईस्वी में हुआ था, भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन हुआ था, ठीक है ना। और किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। डलहौजी, ठीक, सॉरी डलहौजी, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यह उद्घाटन हुआ था 1853 ईस्वी में, ठीक है ना। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी बनी थी, ठीक चली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है, तो भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यानी कि वित्त आयोग का जो कार्य होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करने का, जो बंटवारा करने का होता है, वो कार्य किसका होता है? वित्त आयोग का होता है। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 280 भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है? एन.के. सिंह, ठीक है ना, एन.के., ठीक है ना, एन.के. सिंह, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में इन राज्यों में से सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो भारत में से इन सभी राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र में। इन सभी में से सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था, ये बताना है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम जो कि पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन डी यानी कि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक लिखा गया, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखा गया? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है, ये बताना है। तो सदाबहार वनों का दूसरा नाम यानी कि उपनाम क्या है, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय वन बोलते हैं, जो कि सदाबहार वन का दूसरा नाम है, ठीक है ना। सदाबहार वन जहाँ पर हमेशा सालों भर जो है उसके पत्ते यानी पौधे के जो पत्ते रहते हैं वो हमेशा बने रहते हैं, यानी कि उसमें पतझड़ यानी पत्ते नहीं गिरते हैं, ठीक है ना। पर्णपाती वन जिसमें पत्ते गिरते हैं उसे पर्णपाती वन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट, ठीक है ना, लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है, यानी कि लिग्नाइट जो कोयला होता है उसका सबसे बड़ा भंडार जो है वो निम्न में से किस राज्य में है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है ना। लिग्नाइट कोयला है जिसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो तमिलनाडु में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के जो पश्चिमी समुद्री तट है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कोंकण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो भारत में जो पश्चिमी समुद्री तट है उसे कोंकण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस नदी को चीन के शोक, ठीक है ना, चीन के शोक के रूप में जाना जाता है, यानी कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि हांगहो नदी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो हांगहो नदी को क्या बोलते हैं? चीन का शोक बोलते हैं, जिसे पीली नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीली नदी भी बोलते हैं, पीली नदी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो हांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं और चीन का शोक भी कहते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यांगजेटे जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, एशिया की सबसे लंबी, ठीक है ना, सबसे लंबी नदी यांगसी टिक्यांग बोलते हैं, यांगसी टिक्यांग बोलते हैं, और कभी कभी ये भी नाम लिखता है उसका, ठीक है ना। तो चाइनीज़ भाषा में कहीं कहीं लिखते रहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इस टाइप के यांगसी टिक्यांग भी इसको उपनाम भी बोलते हैं, यानी कि कहीं कहीं आपका ऑप्शन में यांगसी टिक्यांग आ जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के भी आ जाते हैं नाम, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा याद से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 20 जनवरी 1956 को भारत डैश हुआ था, यानी क्या बन गया था, क्या हो गया था भारत 20 जनवरी 1956 को, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गुट निरपेक्ष बन गया था। क्या बन गया था? गुट निरपेक्ष, ठीक है ना। तो 20 जनवरी 1956 को भारत गुट निरपेक्ष बन गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, ये बताना, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि, जो कि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो कृषि हो गया प्राथमिक सेक्टर, बैंक जो हो गया आपका सेवा सेक्टर यानी कि तृतीय सेक्टर, और उद्योग या व्यापार जो होता है वो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र कौन सा है? धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र कौन सा है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि त्रिशूल। कौन है? तो त्रिशूल है, ठीक है ना। तो धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र का नाम है त्रिशूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कपूरथला में। कहाँ है? तो कपूरथला में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है ना। तो जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताइए।
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि अवंती बर्मन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अवंती बर्मन के द्वारा जगन्नाथ मंदिर बनाया गया था। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो यह पुरी जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है? तो उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या? 26 नंबर 26 है, इनमें से किसके लिए कच्छ का रन, ठीक है ना, यानी कि रन ऑफ कच्छ जाना जाता है, यानी कि कच्छ का रन किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि जंगली गधा के लिए। किसके लिए? जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है कौन? कच्छ का रन। कच्छ का रन कहाँ? तो यह गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है, ऐसे पहले भारतीय व्यापारिक असैनिक वायुयान का नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। तो जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है, ऐसे पहले भारतीय व्यापारिक असैनिक वायुयान का नाम क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि सारस। क्या है उसका नाम? तो उसका नाम है सारस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है, ठीक है ना। तो तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि पेंट लकड़ी एवं सिल्क का, ठीक है ना। तो किसका समन्वय है? तो पेंट लकड़ी एवं सिल्क का यह समन्वय है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, 29 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत में किनको मिला था ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, जो कि भारतीय थे, साहित्य के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है ये बताना। तो गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, और जबकि इंडिया गेट, ठीक है ना, इंडिया गेट जो है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, यानी कि दिल्ली में देखने को मिलेगा इंडिया गेट, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, ठीक है ना। तो भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। तो भारत सरकार का सर्वोच्च जो साहित्यिक पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें से किसके द्वारा टिकरपाड़ा, ठीक है ना, टिकरपाड़ा स्थित अभ्यारण्य जाना जाता है, ठीक है ना। तो इनमें से किसके लिए टिकरपाड़ा स्थित अभ्यारण्य जाना जाता है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि घड़ियाल के लिए। किसके लिए? घड़ियाल के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, केनान शब्द संबंधित है। केनान शब्द का जो संबंध है वो किससे है, किस खेल से संबंधित है केनान, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि बिलियर्डर से संबंधित है कौन? केनान शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन बताएगा, शीतकालीन फसल ऋतु में भारत में किस नाम से जाना जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो शीतकालीन फसल ऋतु में भारत में किस नाम से जाना जाता है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, उसे क्या बोलते हैं? रबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रबी फसल बोलते हैं, ठीक है ना। तो भारत में जो शीतकालीन टाइम में होते हैं फसल, उसे रबी फसल बोलते हैं, ठीक है ना। खरीफ जो कि ठंडी के टाइम में होते हैं, ठीक है ना। तो खरीफ जो बुआई जाता है ना, अभी जब ठंडी का मौसम, जैसे धान वगैरह आता है ना, जो खरीफ में आता है, किस में आता है? जैसे खरीफ में कौन कौन आता है? धान हो गया, ये हो गया, कपास हो गया, ये सभी जो आता है किस में आता है? खरीफ में आता है। जबकि रबी में क्या आता है? गेहूँ हो गया, ठीक है ना, गेहूँ, और जो आपको क्या होता है चना वगैरह, ठीक है ना, ये सभी किस में आते हैं? तो रबी फसल में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है ये बताना है। तो इनमें से एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि चिल्का झील, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है ना। कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील, ठीक है ना। तो एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत महीने में होती है, यानी कि कौन सी महीने में? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत कौन सी महीने में होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जून जुलाई में। किस में होता है? जून जुलाई में होता है क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा स्थान बाली यात्रा के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, बाली यात्रा के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि कटक जाना जाता है। कौन जाना जाता है? कटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, सलार जंग, ठीक है ना, सलार जंग संग्रहालय कहाँ है ये बताना है। तो सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है ये बताइए, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, हैदराबाद में। कहाँ है? सलारजंग संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। अभी आया था कुछ, अभी क्वेश्चन हैदराबाद के बारे में आया था। तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या बोलते हैं? तो जुड़वा शहर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से किस स्थान में रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है? ठीक है ना, इनमें से किस स्थान में रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री हरिकोटा में रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है, ठीक है ना, श्री हरिकोटा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है, ये बताना है। तो पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है, ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि चेन्नई, ठीक है ना। चेन्नई बंदरगाह जो कि पूर्वी समुद्री तट पर क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है ना। कांडला बंदरगाह जो कि क्या है? ज्वारीय बंदरगाह इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वारीय, ठीक है ना। ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं किसे? कांडला बंदरगाह को, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ठीक है ना। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राकेश शर्मा, ठीक है ना। राकेश शर्मा जो कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा शहर अरब लोग सम्मेलन का मेजबान था, ठीक है ना। कौन सा शहर अरब लोग, ठीक है ना, अरब लोग सम्मेलन का मेजबान था, जहां भारत की एक पर्यवेक्षक की तरह उपस्थिति थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि दोहा। कौन सा शहर था? तो दोहा शहर था, ठीक है ना। दोहा शहर था जहां पर क्या हुआ था? अरब लोगों का सम्मेलन का मेजबानी किया गया था दोहा के द्वारा, जहां पर भारत क्या था? एक पर्यवेक्षक की तरह उपस्थिति था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, बारावती किला कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो बारावती किला कहाँ स्थित है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कटक में स्थित है बारावती किला, ठीक है ना। बारावती किला कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है। कटक कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है ना, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, अपनी आकार के हिसाब से आंध्र प्रदेश भारत के राज्यों में किस स्थान पर आता है, ये बताना है। आकार के हिसाब यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चौथा स्थान है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? चौथा स्थान है। सबसे पहला राजस्थान में आता है, राजस्थान जो कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में कौन है? तो सबसे लास्ट में गोवा है, ठीक है ना। यानी सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो गोवा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, ये बताना। तो एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कौन होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है उसमें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है, यानी कि निमोनिया से जो मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फेफड़ा प्रभावित होता है, किससे? निमोनिया से होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 है, प्रकाश रेडियो तरंग, ठीक है ना। प्रकाश रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, ये बताना है। तो प्रकाश हो गया, रेडियो तरंगे हो गया, तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। 48 है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये बताना है। तो जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या होता है? चौगुनी बढ़ जाती है। क्या होता है? 4 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इनमें से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एस चंद्रशेखर जी को मिला है। किसको मिला है? एस चंद्रशेखर जी को, जो कि भारतीय हैं, जो कि भौतिक में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है, ये बताना। तो भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उसे एप्पल के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से? एप्पल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, 50 क्वेश्चन तो हो गए। बताइए, देखिएगा कि अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना। बाकी अभी एक चांस और है, 50 क्वेश्चन और बचे हैं। मान के चलिए कि इसमें यदि आपको 25 से 30 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो ठीक है, 25 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो मान के चलिए ठीक है, क्योंकि अभी आगे मैथ भी आने वाले हैं, ठीक है ना। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, उसके बाद फिर आपको हिंदी भी रहेंगे,
ठीक है, तो इसमें भी नंबर आप ले उठा सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है ये बताना है। तो सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है, यानी कि सभी को रक्त दे सकते हैं, वो कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ओ समूह के जो होते हैं वो सार्वत्रिक दाता होते हैं। ठीक है ना, और ए बी समूह के जो होते हैं वो क्या होता है, सर्वग्राही होते हैं। क्या होता है, सर्वग्राही। सर्वग्राही यानी कि जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी रक्त ले सकते हैं। ठीक है, और ओ जिसका है वो सभी को दे सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, VIBG/OR जो स्पेक्ट्रम में संबंध है वो किससे संबंधित है ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका क्या इसका संबंध जो है वो किससे संबंध है ये बताना। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये जो संबंध है किससे संबंध है, तो प्रकाश से संबंधित है। किससे संबंध है, प्रकाश से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है, DRDO द्वारा विकसित उस चालक विहीन वायुयान का नाम क्या है जिस पर निशाना साधा जा सकता है। ठीक है ना, तो DRDO के द्वारा विकसित उस चालक विहीन वायुयान का नाम क्या है, तो चालक विहीन वायुयान का नाम बताना है जिस पर निशाना साधा जा सकता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है क्या, लक्ष्य है। इसका राइट आंसर लक्ष्य होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 नंबर देखिए, बोल रहा है किस यंत्र का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, मापने में प्रयोग करते हैं, यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापने में किसका प्रयोग करते हैं ये बताना है। ठीक है ना, भूकंप की तीव्रता यानी कि उसका तरंग जो है वो मापने में किसका प्रयोग करते हैं ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सिस्मोग्राफ का होता है। किसका होता है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का। ठीक है ना, सिस्मोग्राफ एक होता है रिएक्टर स्केल। ठीक है ना, रिएक्टर स्केल होता है। ठीक है ना, इस पर पैमाना नापते हैं। ठीक है ना, इस पर भी तीव्रता का पैमाना नापते हैं कि कितने में जो भूकंप की तीव्रता का पैमाना है वो रिएक्टर स्केल से मापते हैं। ठीक है ना, भूकंप की जो तरंग होता है वो मापते हैं सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ठीक है ना, और यदि कहीं ऑप्शन भूकंप की तीव्रता वगैरह दिया, भूकंप की तीव्रता माप रहा है और एक ही ऑप्शन दिया सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल में, तो कोई एक तो आप टिक लगाइए। ठीक है ना, उसमें हो जाते हैं सही। ठीक है, चलिए कई बार क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करके आते हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वहन। ठीक है ना, विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है ये बताना। तो विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसे क्या बोलते हैं, चालक, यानी कि कंडक्टर्स। ठीक है ना, चालक उसे बोलते हैं। विद्युत वहन करने के लिए उत्तम समझा जाता है किसे, चालक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, हैना नामक। ठीक है ना, हैजा। हैजा होगा। ठीक है ना, हैजा के टीका का खोज किसने किया था ये बताना। ठीक है, तो हैजा का टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जोसेफ लिस्टर के द्वारा। ठीक है ना, जोसेफ लिस्टर के द्वारा, लिस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था ये बताना। तो वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि जेसी बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, जेसी बोस के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ये बताना। तो मानव शरीर में पित्त का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि गॉल ब्लैडर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर को, जो कि मानव शरीर में पित्त निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है, आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना। तो आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसे कहते हैं जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, जेनेटिक्स, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकृति कैसी होती है ये बताना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है ये बताना। ठीक है ना, की हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका गंधहीन। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जो होता है क्या होता है, गंधहीन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61 है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है ये बताना। तो कौन सी ग्रंथि जो है वो इंसुलिन को स्रावित करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, मांसपेशियों में किस द्रव्य को एकत्रित होने से थकावट आती है ये बताना है। ठीक है ना, तो मांसपेशी में कौन सा द्रव्य जब वो एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है, तो थकावट महसूस होने लगता है व्यक्ति को। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि लैक्टिक अम्ल। ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल जैसे ही जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है मांसपेशी में, उसके बाद थकावट महसूस होने लगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63,
एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है ये बताना। तो एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एक होता है, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोमों की संख्या कितना होता है? तो सिर्फ एक होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे आधी होती है, ठीक है ना। यानी कि मजबूत तो इस्पात के बराबर होता है लेकिन भार उससे आधा होता है, तो कौन सी धातु है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है टाइटेनियम, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी टाइटेनियम, जो कि भार में तो इस्पात में मजबूती में इस्पात के बराबर होता है और भार उससे आधा होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ये बताना। तो पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, परम शून्य ताप पर डैश होता है, यानी क्या होता है ये बताना है। तो परम शून्य ताप पर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी गैसें द्रव्य बदल जाती है, ठीक है ना। सभी गैसें जो क्या होता है? द्रव्य बदल जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है ये बताना। तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है, तो किसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो सिलिकॉन क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी, यानी कि सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, यानी कि अर्धचालक जिसे बोलते हैं, उसमें सिलिकॉन है, ठीक है ना। यानी कि इसके अंतर्गत आता है सिलिकॉन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती है, यानी कि कौन सी किरण है जिसे आंखों से हम नहीं देख सकते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी, यानी कि सभी पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, इस सभी किरण है जिसको अपन लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर के पारे का स्तर होता है, यानी क्या होता है ये बताना, ठीक है ना। आंधी आने से पहले जो है बैरोमीटर का जो पारा होता है वो किस स्तर पर जाता है, क्या होता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर है आपका सामान्य स्तर से नीचे जाएगा, ठीक है ना। सामान्य स्तर से क्या होगा? नीचे जाता है, यानी कि जब सामान्य स्तर से जब बैरोमीटर का जो पारा है वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या आएगा? आंधी आने की पूर्व सूचना दे रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है लीवर, ठीक है ना। लीवर, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है ये बताना है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाया जाता है? तो यह है नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो कि कितना होता है? 78% होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या? 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 है, निम्न में से अवश्रव्य तरंगे कौन सी है ये बताना। अवश्रव्य तरंग, ठीक है ना। अवश्रव्य तरंग जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो अवश्रव्य तरंग के अंतर्गत कौन है, निम्न में से कौन है जो अवश्रव्य तरंग है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए, अब श्रव्य तरंग मतलब होता है क्या? जो सुन नहीं सकते, यानी कि 20 इंच जेड से जो नीचे की तरंग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अब श्रव्य तरंग बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। 20 इंच जेड से क्या होता है? नीचे होता है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? अब श्रव्य तरंग बोलते हैं। 20 जेड से लेकर ऊपर जो होता है 20,000 इंच जेड तक वो अपन सुनते हैं, उसे श्रव्य कहते हैं। और 20,000 इंच जेड से जो ऊपर होता है उसे अपन नहीं सुन पाते, उसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ ऊपर नहीं हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है ये बताना है। तो दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर, ठीक है ना। लैक्टोमीटर से दूध की क्या मापते हैं? शुद्धता मापा जाता है। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है, ठीक है ना। तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उसका क्या कारण है? तपांतर, ठीक है ना। क्या है? तो तपांतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, भारत में प्राचीन भाषा है, ठीक है ना। तो भारत में प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा। कौन सी है? पाली भाषा, जो कि भारत में प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है, कार्बी किस बोली का प्रचलित नाम है, ठीक है ना। कार्बी किस बोली का प्रचलित नाम है ये बताना है, ठीक है ना। अब हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने लगे, ठीक है ना। तो हिंदी सब्जेक्ट वाले ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जिसको हिंदी मजबूत है। चलिए,
कार्बी किस बोली का प्रचलित नाम है ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खड़ी बोली का। ठीक है ना, तो कार्बी किस बोली का प्रचलित नाम है? तो खड़ी बोली का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, आमदनी शब्द है, आमदनी शब्द जो है वो कौन सा शब्द है, यानी किसका है ये बताना। ठीक है, आमदनी शब्द किसका शब्द है ये बताइए। ठीक है, चलिए बोलते हैं ना आमदनी आमदनी। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फारसी का। ठीक है, तो आमदनी शब्द जो है वो फारसी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, देवभाषी कौन सी भाषा है? देवभाषी कौन सी भाषा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि संस्कृत का। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर्ण, ठीक है ना, मूल स्वर कितने होते हैं ये बताना है। ठीक है ना, तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि टोटल 6 होते हैं। क्या होते हैं? टोटल 6 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है ये बताना है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रृंगार रस को। ठीक है ना, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, जुगुस्पा, ठीक है ना, जुगुस्पा रस का अस्थायी भाव क्या है ये बताना है। जुगुस्पा रस का अस्थायी भाव क्या है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभत्स रस। कौन सी है? विभत्स रस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, धमाका में प्रत्यय बताइए। ठीक है ना, तो धमाका में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। ठीक है, धमाका, ठीक है ना, धमाका, ठीक है ना, आका, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, चलिए चढ़ाव है कि ना, आब मतलब आब आ रहा ना, चढ़ाव, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, सही बरतने वाला शब्द चुनिए, यानी कि निम्न में कौन सी जो है वो सही लिखा हुआ है ये बताना है। ठीक है ना, निरुपाय लिखा हुआ है तो कौन सी सही लिखा हुआ है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इस प्रकार से जो निरुपाय लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, चलिए 85 जो कि इंग्लिश क्वेश्चन है, देखते हैं अभी से। ठीक है, चलिए सबसे पहले बोल रहा है चूज द ओवन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। ठीक है ना, यानी कि ओवन वर्ड्स ऑफ सब्सटीट्यूशन जो रहता है ना, ये आपको चुनना है, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द जो हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना, वो चुनना है। ओवन हु इज ऑल पावरफुल, ठीक है ना, ओवन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कोई जो है वो सबसे अधिक सभी शक्ति उसी के पास होता है, उसे क्या बोलते हैं ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, उसे क्या बोलते हैं? ओमनी पोटेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ओमनी पोटेंट बोलते हैं। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान होता है। क्या होता है? सर्वशक्तिमान, शक्तिमान। ठीक है ना, सर्वशक्तिमान होता है। कॉन्कर मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। ठीक है ना, इम्पीरियर मतलब क्या होता है? सम्राट होता है। इम्पीरियर बोलते हैं, इम्पीरियर मतलब सम्राट होता है। सोवेरियन मतलब होता है क्या? स्वायत्त। क्या होता है? स्वायत्त। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो सभी को ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन बोल रहा है कि वन हु लिव्स ऑन अदर, जो दूसरों पर जिंदा रहता है यानी कि निर्भर रहता है जीवित रहने के लिए, उसे क्या बोलते हैं ये बताना है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? पैरासाइट। जो दूसरों पर आश्रित रहता है उसे परजीवी बोलते हैं ना, परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी, यानी कि पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए हाइपोक्रेट का मतलब क्या होता है? पाखंडी होता है। क्या होता है? पाखंडी। तो इसे ध्यान रखेंगे। सेवर्ड मतलब क्या होता है? तो सेवर्ड मतलब होता है चालाक। ठीक है ना, चालाक व्यक्ति कोई होता है ना, जिसे क्लीवर बोलते हैं, CLEVER, क्लीवर मतलब चालाक व्यक्ति। ठीक है ना, फ्लैटरर मतलब होता है चापलूस। क्या होता है? चापलूस। ठीक है ना, तो चापलूस होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। फ्लैटरर, ठीक है, फ्लैटर ऐसे होते हैं। ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है चापलूस होता है। नेक्स्ट है आगे बोल रहा है कि द एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। ठीक है ना, तो इसमें कौन से ईयर है? ईयर को बताना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या ईयर हो जाएगा ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जहाँ सिंस लगा हुआ है वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर फॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहाँ पर फॉर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें आपको सिंस का जो प्रयोग होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहता है, ठीक है ना, तो उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर ए पुडिंग। ठीक है ना, एजेंट से सी। ठीक है ना, एजेंट से सी मतलब ये जो है आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन टैग पढ़ने की है ना ग्रामर में, उसका क्वेश्चन है। तो एवरी सैटरडे योर मदर, तो एजेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? डजंट होगा। ठीक है ना, तो एजेंट आपका ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? डजंट हो जाएगा।
NT, ठीक है ना, डजेंट हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखें, डजेंट C हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 89 की ओर। 89 नंबर बोल रहा है क्या, अबंडन का क्या करना है, साइनोनिम चुनना है, ठीक है ना। अबंडन, अबंडन मतलब होता है क्या होता है, त्यागना, ठीक है ना, त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना, उसका मतलब होता है लीव करना, ठीक है ना, लीव मतलब छोड़ना या त्यागना होता है। स्टार्ट मतलब शुरू करना, एडोप्ट मतलब होता है अपनाना, क्या होता है, अपनाना या गोद लेना होता है, ठीक है ना, गोद लेना भी होता है, एडोप्ट करना, ठीक है ना। अलाउ मतलब क्या होता है, अनुमति देना, ठीक है ना, यानी परमिशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है कोजेनियल, कोजेनियल का अपोजिट चुनना है, ठीक है ना। अपोजिट, अपोजिट मतलब कोजेनियल का मतलब होता है अनुकूल होता है, क्या होता है, अनुकूल, ठीक है ना। कोई जो अनुकूल होता है ना, जो हृदय दयावान के दयावान टाइप का जो अनुकूल होता है, मतलब कोई व्यक्ति जो अनुकूल होता है, ठीक है ना, उसका नेचर, ठीक है ना, ये होता है उसका मतलब। तो अनुकूल का जो उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा, निर्दय, ठीक है ना, जो निर्दय व्यक्ति रहता है उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन मतलब होता है क्या होता है, निर्दय होता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। मर्सीफुल, मर्सीफुल मतलब होता है दयावान होता है। मिलो मतलब क्या होता है, मिलो, मिलो मतलब होता है क्या, नरम होता है, ठीक है ना। मिलो मतलब क्या होता है, नरम दिल का जो कोई लोग होता है, नरम दिल का, उसे बोलते हैं मिलो, ठीक है ना। और एक होता है मिल्ड, मिल्ड मतलब होता है क्या, हल्का, मिल्ड मतलब होता है हल्का, जो कोई हल्का मतलब दिल का होता है उसे बोलते हैं ना, मतलब इसी मतलब यही है, दयावान टाइप का ही, ठीक है ना, हल्का व्यक्ति बोलते हैं ना, मिलो, मर्सीफुल या मिल्ड, जो मतलब हल्का यानी दयावान टाइप का जो लोग रहता है उसे बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये तीनों ऑलरेडी क्या है, समानार्थी ही है, ठीक है ना। जबकि मीन का मतलब होता है निर्दय, ठीक है ना, जो कठोर होता है व्यक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। 91 में मैथ के क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। 91 से 100 तक आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका बताना है। बोला क्या कि ब्याज दर 13% से 12.5% हो जाने के कारण उधार दिए गए किसी राशि पर मिलने वाली सालाना आय में 104 रुपये की कमी होती है, ठीक है ना। पहले कोई वस्तु है जो 100 रुपया उसका मूलधन है, ठीक है ना, इस पर पहले ब्याज मिलता था 13%, मतलब 13 रुपया, और अब कम कर हो गया कितना, 12.5%, यानी 12.5 रुपये मिलने लगा। तो दोनों में जो सालाना आय का जो अंतर हो गया वो कितना, 104 रुपये का अंतर हो गया। और यहाँ कितने का अंतर हो गया, 0.5 का अंतर हो गया। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। पूछ रहा मूलधन क्या है, तो मूलधन 100 था, तो मूलधन 100 तो गुना 100 कर देंगे, ठीक है ना। एक अंक दशमलव बैठाएंगे, ऊपर शून्य बैठा दीजिए, इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 2 से 5 दूनी 10, 104 गुना 2 कर देंगे तो 208, 208 पर आप 2 शून्य बैठा दीजिए, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे बोल रहा है 92, किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ये बताना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी है, 2000 में आप भाग दे दीजिए, किससे, 2000 में भाग दे देंगे 19 से, तो 19 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, 19 से कम 19 से, फिर हो जाएगा 19 से एक कम 19 हो जाएगा, फिर हो जाएगा एक बच जाएगा, 0 बैठाएंगे, 19 बचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 19 बाई 95 कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है ना, 5 बच गया। यानी कि अब इसमें यदि हम 14 जोड़ देते हैं, ठीक है ना, 14 यदि हम जोड़ देंगे, 14 5 कितना हो जाएगा, 19, 19 पूरा पूरा ये कट जाएगा। यानी कि इसमें हम कितना, 2000 में 14, यानी कि शेष में कितना, 14 जोड़ देना, ठीक है ना। तो शेष बच गया उसमें कितना जोड़ दें कि 19 से कट जाए, तो 14, देखिए शेष आपको 5 बच गया, और 5 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19, ठीक है ना। 19 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना, 19 से कट जाएगा ना, 14 5 19, 19 में कट जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार से 2014 इसके लिखेंगे, ठीक है, 2014 कर दिए ना, और 14 में आप 19 से दीजिए तो कट जाएगा। देखिए 19 से कम 19 हो गया, 19 5 95, 19 छक्का 14 से हो गया, ठीक है ना, कट गया ये, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस रूप में आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अच्छा क्वेश्चन ये भी है। बोल रहा है ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए है और एक बी है, ये करता है 8 दिन में और ये करता है 7 दिन में एक काम को कर सकता है, ठीक है। यदि ये काम को आरंभ करता है, बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे दोनों की क्षमता का रेशियो, यानी कि सबसे पहले जो दिन है उसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल 56, ठीक है। 56 का मतलब हो जाएगा इसकी कार्य क्षमता हो जाएगा 7 और इसकी कार्य क्षमता हो जाएगा कितना, 8। यानी कि एक दिन में ए करेगा 7 यूनिट काम, जबकि बी 8 यूनिट काम करेगा एक दिन में, ठीक है ना। ये हो गया कार्य करने की इसकी क्षमता का रेशियो, ठीक है। चलिए अब टोटल देखिए काम है 56 यूनिट है, ठीक है ना। टोटल कितना है, 56 यूनिट काम है। ए कार्य को प्रारंभ करता है, ठीक है ना। तो पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं
कि 2 दिन में, ठीक है ना, 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहे हैं, 8 और 7 15 यूनिट, ठीक है ना, 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, 15 यूनिट कार्य हो रहा है। हमें टोटल लाना कितना, 56 यूनिट। देखिए तो 56 तो 15 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या में तो 56 आएगा नहीं, तो इससे कम वाले जो आएगा वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 15 से गुना करके हम कितना से गुना कर देंगे आ जाए आसपास, तो 15 तिया 45, ठीक है। तो 3 से गुना ये साइड भी कर देंगे और 3 से गुना ये साइड भी कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 45 यूनिट काम हो गया, ठीक है ना, 45 यूनिट काम हो गया ना, 15 तिया 45 और 2 तिया 6, यानी कि 6 दिन में 45 यूनिट काम हो गया, ठीक है। 2 दिन में कितना काम हो गया, 45 यूनिट कार्य हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ए शुरू किया था, ठीक है ना, ए शुरू किया और बी लास्ट किया, तो फिर अगला काम कौन करेगा, फिर अगला दिन ए करेगा। तो एक, अब देखिए 45 और 56 कितने अभी बचा हुआ, 11 यूनिट कार्य और बचा हुआ, 11 यूनिट शेष बचा है। तो अगला दिन जब ए आएगा तो दिन भर कार्य करेगा तो 7 यूनिट कार्य कर देगा, तो 7 यूनिट इधर जोड़ दिए। और इधर कितना दिन में करेगा, 1 दिन में, तो 1 दिन इधर जोड़ दिए। तो 7 दिन में अब हो गया 15 या 45, 45 और 7 52 यूनिट कार्य हो गया। अब बच गया कितने, 4 यूनिट और कार्य बचा। तो अगला दिन अब ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा। तो बी आएगा तो कितना यूनिट कार्य करेगा, 4 यूनिट कार्य पूरा कर देगा। लेकिन इसकी क्षमता कितना है, इसका क्षमता है, टोटल जो क्षमता है उसका कितना, 4/8, ठीक है ना, क्षमता है उसका 8 कार्य करने का, लेकिन कार्य कितना रहा, 4 ही। तो इसको हम बोल सकते हैं 1/2, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6 और 1 7, 7/1/2 दिन में कितना हो रहा है, 15 या 45, 7 52, 52 4 56 यूनिट कार्य हो गया, ठीक है। तो कितने दिन में, 7.5 दिन में ये कार्य को पूरा हो रहा है, ठीक है ना। तो 7.5 दिन में कार्य पूरा हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा और जरूर रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है, इनमें से पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी ये बताना। देखिए ठीक है, तो 70,000 जनसंख्या है, ठीक है ना, उसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि, यानी कि 10 का मतलब 110, 10 को लिख सकते हैं 11/10, ठीक है। दूसरे वर्ष हो गया 20% की वृद्धि, मतलब 120/100, 120 मतलब हो गया 20 छक्का 20 से और 20 बचे 100 लिख सकते हैं। रेशियो में हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए आप, सिंपल इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 14 पचे 70, ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना, 14 पचे 70। अब देखिए गुना कर दिए, 14 छक 84, ठीक है ना, 84 गुना 100 गुना 11, ये दो शून्य था 100 कर दिए। अब इसको सिंपल कैलकुलेट कर दीजिए, 11 गुना 11 44 हो गया, हाथ में शेष रह गया 4, 11 88, 88 और 4 92 पर 2 शून्य और बैठा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका 92,400, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, कैलकुलेट बस करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1940 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 15% छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु किस कीमत पर बेची जाएगी ये बताना। सिंपल है, 1940 रुपये अंकित है, 15% का छूट हुआ तो कितना बेचेगा, 85%, 85 का मतलब लिख सकते 85/100, ये हो गया 17 पचे 85, ये हो गया आपका 20 पचे 100, काट देंगे 1 शून्य से 1 शून्य और 2 से 1 काट देंगे, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, ठीक है। गुना कर दीजिए 17 सते 19 से, हाथ में हो गया आपका कितना, 11 शेष बचा, 17 नामा 53 से 153 और 11 कितना हो जाएगा, 153 11 164, यानी कि 1649 रुपये में वस्तु बिक जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक वर्ग की भुजा 5% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी होगी उसके क्षेत्रफल में, ये बताना है, ठीक है। इसका सिंपल से फार्मूला रहता है x प्लस वाई x गुना वाई बटा 100 पर बनाएंगे इसको, ठीक है ना, सिंपल सी है। देखिए घटा रहा है मतलब माइनस में, ठीक है ना, तो -5 यह हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि माइनस गुना माइनस यहाँ चिन्ह लिखा था, तो 5 गुना 5 बटा 100 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए 25 ये हो जाएगा आपका कितना, -10 प्लस 0.25, इसको घटा देंगे तो कितना, -9.75% की कमी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस रूप में हल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। 97 देखिए बोल रहा है कि ABC का औसत जो है वो कितना है, 70 kg है, यानी 3 है, जिसका एवरेज दिया है 70, यानी कि यो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ABC का यो कितना हो गया, 210। बोला AB का औसत 90 है, तो AB का यो कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180। तो बोला C का भार क्या होगा, तो ABC के भार में से AB का घटा देते हैं तो बच जाएगा कितना, 30 बच जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा क्या, 12% प्रतिवर्ष की दर से 6,000 रुपये के 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो आसन यानी कि लगभग क्या होगा ये बताना, ठीक है।
चलिए, तो सिंपल सी है, 12% की दर है, तो 12 + 12 + 12 × 12/100 पर ले लेते हैं पहले। तो 12 दूनी कितना हो गया 24, ठीक है ना। 12 दूनी 24 प्लस 144 पर दो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, इस पर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 25.44 हो गया आपका, ये हो गया इतना दर, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी है, 6000 रुपया है, यहाँ मूलधन हो गया कितना 100, पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया कितना 25.44, ठीक है। गुना कर काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट जाएगा, इसको गुना बस करके लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे, ठीक है। तो गुना कर देते हैं, 624 हाथ में रह गया, 624 से हाथ में रह गया कितना 2, 624 और 2 26 से हाथ में 2 आपका शेष, 25 छक्का 150 यानी कि 150 और 2 कितना हो गया 152, ठीक है। और एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी लगभग कितना आ गया 1526 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। यदि एक बस 3 घंटे में 135 किलोमीटर दूरी तय करती है, 3 घंटे में, या इसका चाल हो जाएगा कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया, ठीक है, क्योंकि चाल बराबर क्या दूरी बटा समय। उसी गति से 200 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा। आपको सिंपल से निकाल लेंगे, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, यानी कि 9 × 4 = 36 और 4 = 40, यानी 4 घंटा कुछ मिनट लगेगा। इसे भी आपको तोड़ना पड़ेगा, तो देखिए दशमलव बैठा देंगे 0, 9 × 4 = 36, फिर 4 हो जाएगा, 9 × 4 = 36, यानी कि 4.44 घंटा लगेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बोल रहा है एक खिलाड़ी ने 8 मैच में 52 रन के औसत से रन बनाते हैं, ठीक है ना। 8 मैच में कितना 52 रन के औसत से रन बनाते हैं। पहले 5 मैच में उसका औसत कितना बताया 50 है, तो शेष 3 का औसत क्या होगा ये बताना है। सिंपल से निकालेंगे, 52 औसत है, अब हो रहा है शेष का मान निकालना, क्या हो रहा है कमी, तो यहाँ प्लस कर दें कितने की 2 का, तो 1 में 2 का, तो 5 में कितने 10 का, तो 10/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 52, और इसको हम लिख सकते हैं 10/3 को क्या 3.1/3, यानी कि 52 और 3 कितना हो जाएगा 55.33 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 100, पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। यदि क्वेश्चन में आपको, यदि इस सेट में आपको 70 या उससे अधिक नंबर आ रहे हैं तो आप समझिए कि प्रैक्टिस में आप लगे रहेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस में आप लगे रहेंगे, नंबर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगे, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।